हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये बीए थर्ड ईयर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो पेपर है उसी का पहला टॉपिक है। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। तो आज का जो टॉपिक है वो तीसरा युद्ध है पानीपत का। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी प्रमुख राजनीतिक शक्तियां भारत में थी और कौन से ऐसे कारक थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच इस युद्ध को संभव बनाया, और अहमद शाह अब्दाली भारत पर किस प्रकार से उसने भारत में प्रवेश किया, मराठों का भारतीय राजनीति में उस समय क्या स्थान था, मुगल उस समय किस प्रकार से उस समय अपने पतन की ओर उन्मुख हो रहे थे, और एक तीसरी नवीन शक्ति थी यूरोपीय कंपनियां। तो यूरोपीय कंपनियों का क्या रोल रहा, या कहें कि उनको क्या फ़ायदा हुआ इस युद्ध से। इन सारी चीज़ों पर और सारे पक्षों पर जो है हम लोग एक सरसरी निगाह डालेंगे या दृष्टि रखेंगे। तो सबसे पहले मुगल, दूसरा मराठे, तीसरा यूरोपीय शक्तियाँ और चौथा अहमद शाह अब्दाली। ये जो चार पक्ष हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर उस समय मुगलों की स्थिति देखें तो मुगल औरंगजेब जो था उसकी 1707 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन जो है एक तरीके से शुरू हो चुका था। उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो सब अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जिसके अंदर मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, फर्रुखशियर, उसके बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, ये सारे ऐसे शासक हुए जो मुगल जो राज्य था उसको एकीकृत नहीं रख सके। दरबार जो था उसमें विभिन्न गुटों में षड्यंत्र बढ़ गए और अमीर जो थे वो किंग मेकर्स की भूमिका निभाने लगे, और शासक या बादशाह जो थे वो उनके हाथों की कठपुतली बन गए। तो मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमज़ोर हो गई, और इसीलिए उत्तर भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं रही जो अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव बनाए रख सके, और इसीलिए एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसी राजनीतिक शून्यता की स्थिति जो कि मुगलों के कमज़ोर होने की वजह से उत्पन्न हुई, इस राजनीतिक शून्यता की स्थिति ने मराठों के उद्भव या कहेंगे कि उनके उत्कर्ष को जो है संभव बनाया, और उत्तर भारतीय राजनीति में मराठों का प्रवेश संभव हुआ। इस समय का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजनीतिक फैक्टर था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। सबको पता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली नाविक था, भारत में मालाबार तट पर पहुंचा 1498 ईस्वी में। उसके पश्चात डच आए। पुर्तगालियों और डच दोनों कंपनियों में जो है व्यापार के लिए प्रतिद्वंदिता आरंभ हुई, और इसमें डच लोग जो थे उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई, और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों की कंपनी 1664 में भारत में आई। आने वाले समय में पुर्तगालियों में, डचों में, अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में आपस में जो है भारत में अपना प्रभुत्व, व्यापारिक प्रभुत्व प्रारंभ में, और उसके पश्चात ये व्यापारिक जो इनका मोटिव या उद्देश्य था वो राजनीतिक उद्देश्य के रूप में तब्दील हो गया। तो इनमें आपस में प्रतिद्वंदिता आरंभ हुई, और अंग्रेज जो थे वो विक्टर या विजयी होकर के सर्व प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में भारत में उभरे। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी जो कंपनी थी उसमें 3 प्रमुख युद्ध भी हुए दक्षिण भारत में, जिन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं, और उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज़ कंपनी का जो है भविष्य निर्धारित किया, और इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। आने वाले समय में पानीपत के तीसरे युद्ध का एक प्रमुख राजनीतिक प्रभाव जो कि प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, वो जो प्रभाव था वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, और ये था भारत में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व की स्थापना होना। क्योंकि
मराठों की जब पराजय हो गई तो फिर भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं रही जो कि भारत के विभिन्न जो राज्य थे उनको नियंत्रण में रख सकें। मुगलों के जो पतन के बाद, स्पेशली औरंगजेब की मृत्यु के बाद के समय में, विभिन्न जो राज्य थे, भारतीय राज्य उत्तर भारत के, वो स्वतंत्र हो गए, लगभग स्वतंत्र हो गए। नाम मात्र के लिए मुगल शासक की अधीनता वो अभी भी स्वीकार करते थे, लेकिन अपने कार्यों में वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे, जिनमें सआदत खां के नेतृत्व में अवध हो या हैदराबाद, चिनकिलिच खां या जिसे निज़ाम कहते थे, उसके नेतृत्व में स्वायत्त सूबे की स्थापना वहाँ हुई। बंगाल जो था वहाँ भी अपने आप में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार से उत्तर भारत में विभिन्न राज्य जो थे वो मुगलों के नियंत्रण से बिल्कुल निकल चुके थे। और जब मराठों की पराजय हो गई, अहमद शाह अब्दाली जब वापस लौट गया, तो उसके बाद में भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो यूरोपीय कंपनियां या बाहर से आई हुई जितने भी यूरोपीय जातियां थी उनको अपने नियंत्रण में रखने में सफल हो सके। और इसी ने अंग्रेज़ों को भारत में अपने राज्य की स्थापना करने में अपना सहयोग दिया। इन परिस्थितियों ने यूरोपीय कंपनियों की बात हो गई है, मुगलों की बात हो गई है, और उस समय मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ, मराठे किस प्रकार से इस तस्वीर में आते हैं, उस पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका हम लोग यहाँ देते हैं। तो सबसे पहले शिवाजी की बात करें तो शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1681 ईस्वी के लगभग। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र था संभाजी। संभाजी गद्दी पर बैठा। ये अपने पिता की भांति उतना योग्य शासक नहीं था। इस समय औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत में स्पेशली मराठों के खिलाफ जो है उसने अपना अभियान छेड़ रखा था। और 1686-87 के लगभग औरंगजेब जो था उसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था, और उसके पश्चात उसने अपनी सारी शक्ति जो है मराठों के विरुद्ध लगा दी थी। संभाजी और उसका मंत्री था कवि कलश, उन दोनों को कैद कर लिया गया और उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी गई। संभाजी के पश्चात उनका छोटा भाई था राजा राम। राजा राम जो था उसने मराठों का नेतृत्व संभाला। 1700 ईस्वी के लगभग राजा राम की भी मृत्यु हो गई, और राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व उसकी विधवा पत्नी ताराबाई जो थी उसके द्वारा किया गया। जब संभाजी की मृत्यु हुई और उन्हें कैद किया गया तो उसके पश्चात उनकी पत्नी येशुबाई और उनका बेटा शाहू, इन दोनों को भी मुगलों के द्वारा कैद कर लिया गया था, और इन्हें औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही छोड़ा गया। जब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ आजम और मुअज्जम में, तो ये आजम के पास थे, और जब आजम उत्तर भारत की ओर दिल्ली की ओर बढ़ा मुअज्जम के खिलाफ, तो रास्ते में उसका जो वज़ीर या मंत्री था जुल्फ़िकार खां, उसने शाहू को कैद से छोड़ने का जो है सजेशन या सलाह दी उसको, ताकि मराठे जो हैं उनमें आपस में युद्ध होना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इस समय ताराबाई जो थी वो मराठों का नेतृत्व कर रही थी, और शाहू जो कि संभाजी का पुत्र था, अगर उसको वापस भेज दिया जाएगा तो ताराबाई और शाहू जो था उसमें गद्दी के लिए, मराठा गद्दी के लिए जो है युद्ध होना अवश्यंभावी था। और दक्षिण भारत में मराठे जो हैं आपस में उलझते रहेंगे तो मुगलों के खिलाफ वो कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। ये सोच करके शाहू को कैद से मुक्त कर दिया गया, और जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। शाहू जब सतारा की ओर लौटा, सतारा जो कि उस समय मराठों की राजधानी थी, तो ताराबाई जो थी उसने शाहू को गद्दी सौंपने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि संभाजी का जो राज्य था वो उसको उन्होंने अपने हाथों से खो दिया था, और ये जो राज्य है उसकी स्थापना उनके पति राजा राम के समय में और उनके स्वयं के प्रयासों के माध्यम से हुई, इसीलिए शाहू जो है वो इसके वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है। तो 1707 ईस्वी में खेड़ के निकट ये जो युद्ध हुआ उसके अंदर ताराबाई जो है वो पराजित हुई, और शाहू जो है उन्होंने 1708 में अपना राज्याभिषेक मराठा गद्दी पर करवाया। शाहू एक बहुत योग्य शासक नहीं था, और इसीलिए उसके जो मंत्री थे, मंत्री परिषद जिसे कह सकते हैं, 8 मंत्रियों का समूह था जिन्हें अष्टप्रधान कहते हैं, उनमें से भी सर्व प्रमुख मंत्री पेशवा कहा जाता था, और पेशवाओं का उत्थान शाहू के समय से होना प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम जो पेशवा था उसका नाम मोरोपंत पिंगले था। ये शिवाजी के समय था, और शाहू के समय में ये जो पद था वो बालाजी विश्वनाथ को सौंपा गया, और बालाजी विश्वनाथ के समय से ही पेशवाओं का जो उत्थान या उनका अभ्युदय जो या उनकी उन्नति जो है वो प्रारंभ हुई। बालाजी विश्वनाथ
1713 ईस्वी में पेशवा के पद पर बैठे और 1720 ईस्वी तक इस पद पर रहे और इस दौरान उन्होंने मुगलों के साथ एक संधि की 1719 में, इसे मुगल मराठा संधि कहते हैं, जिसमें फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने के लिए जो सैयद बंधु थे उन्होंने मराठों के साथ संधि की और मराठों ने उन्हें सैनिक सहायता प्रदान की। इसके बदले में मराठों को दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार दिलाने का वादा सैयद बंधुओं ने किया और आने वाले समय में रफ़ी उद्दरजात जो नया शासक सैयद बंधुओं ने मुगल गद्दी पर बिठाया, उससे इस संधि को जो है मान्यता प्रदान करवाई। तो बालाजी विश्वनाथ की ये प्रमुख उपलब्धि थी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम उसे पेशवा बनाया गया और इसके साथ ही पेशवा का यह जो पद था वो पैतृक या वंशानुगत हो गया। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक पेशवा की गद्दी पर रहे और बाजीराव जो थे उनको उत्तर भारत में मराठों के विस्तार और उनके प्रसार का श्रेय दिया जा सकता है। बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। इसका समय जो है 1740 से 1761 ईस्वी रहा और इसी पेशवा के समय में पानीपत का जो है तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। बालाजी बाजीराव के समय में ही जो पेशवा की शक्ति की चरम स्थिति कही जा सकती है। इनका जो प्रमुख राजनीतिक केंद्र था वो पूना था, जबकि मराठा जो छत्रपति हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, उनकी राजधानी सतारा हुआ करती थी। तो अब जो है मराठा राजनीति का प्रमुख केंद्र जो है वो पूना हो गया था। और बालाजी बाजीराव के समय में संगोला की संधि हुई